स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, कल लोकसभा में एक अप्रत्याशित और ऐतिहासिक घटना घटती है। लोकसभा के नेता सदन अर्थात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए उपलब्ध ही नहीं थे। वे सदन में नहीं आए। सदन के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसका स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि सदन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती थी और इसीलिए मैंने उन्हें आने से मना किया। आप याद कीजिए, थोड़े समय पहले ही सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक ऐसी किताब का हवाला दिया था जो अभी तक छपी नहीं है, एक अप्रकाशित किताब जिसको रोक दिया गया है। उस किताब से कुछ अंश निकलते हैं और उन अंशों से एक लाइन निकलती है, जो उचित समझो वो करो। यह वाक्य सुनने में फ्री हैंड जैसा लगता है, लेकिन एक सैनिक की नजर से देखिए तो यह वाक्य एक गहरी दुविधा का भी आईना है। क्या यह स्वतंत्रता थी या निर्णय न ले पाने की लाचारी थी? आज हम किसी दल की बात नहीं करने जा रहे, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की युद्धकालीन निर्णय प्रक्रिया की, जिसकी कीमत कई बार सैनिकों को जान देकर चुकानी पड़ती है। सरकार इस रेफरेंस से बहुत ही असहज हुई। रक्षा मंत्री तुरंत सदन में खड़े होते हैं और कहते हैं कि किताब तो आई ही नहीं। तो सवाल यह नहीं है कि किताब आई है नहीं आई है, आपने पब्लिश होने दी है या रोक दी है। सवाल यह है कि अगर भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख अपनी 40 साल की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में इतने संवेदनशील फैसलों का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या हम उसे बिना पढ़े ही बिना समझे ही खारिज कर सकते हैं? और यहीं से यह मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं रह जाता, यह बन जाता है संसद बनाम साउथ ब्लॉक का मामला, यह बन जाता है राजनीतिक नियंत्रण बनाम सैन्य विवेक का मामला, यह बन जाता है फ्री हैंड बनाम इंडिसिसिवनेस का मामला। देखिए, इस विवाद के पूरे केंद्र में है पूर्व थल सेना प्रमुख जो 28वें भारत के सेना प्रमुख थे, उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। यह कोई आरोप पत्र नहीं है, यह एक 40 साल की सैन्य सेवा के बाद लिखी गई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है जो पूर्व थल सेना प्रमुख लिख रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि यह किताब सरकारी नैरेटिव से कई जगह टकराती है। खास तौर पर अगर हम देखें तो यह बुक 2 मुद्दों पर सरकार के मत से, विचारों से, प्रोपोगेंडा और प्रचार से बिल्कुल अलग है। एक है ईस्टर्न लद्दाख का मामला जो 2020 में हुआ और दूसरा अग्निपथ स्कीम। आज हम पहले इन दोनों मोर्चों को और इन दोनों बातों को डिटेल में समझेंगे, जहां पर जाने भी गई और कई फैसले ऐसे भी हुए जिसकी कीमतें हम आज भी चुका रहे हैं। तो वास्तव में क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप, डेट बाय डेट समझते हैं और जिससे आप भी इसके डीप डाउन एनालिसिस को समझ सके। सबसे पहले पूर्वी लद्दाख की बात करते हैं, जो कि अचानक नहीं हुआ था। गलवान कोई आइसोलेटेड इंसिडेंस नहीं था, यह ईस्टर्न लद्दाख में महीनों से चल रहे एक सुनियोजित चीनी प्रेशर कैंपेन का परिणाम था। अप्रैल मई की बात करें, अप्रैल मई 2020 में पीएलए ने एक साथ कई जगह स्टेटस को तोड़ना शुरू किया। अगर आप ध्यान देंगे तो गलवान घाटी, पेंगोंग झील, हॉट स्प्रिंग्स और देप्सलांग मैदान, इन सब जगहों पर उन्होंने एक साथ मूवमेंट शुरू किया। गलवान हो या हॉट स्प्रिंग हो, सब जगह पर, और यह कोऑर्डिनेटेड फॉरवर्ड पुश था पीएलए का। यहां पर उन्होंने टेंट्स लगाए, रोड्स बनाई, हैवी व्हीकल्स लेकर के आए। चीन जमीन पर फैक्ट्स को बदलने की कोशिश करते हुए बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था। मई 2020 में ब्रिगेड और क्रॉप्स कमांडर लेवल की मीटिंग होती है। सहमति बनी कि अप्रैल 2020 वाली पोजीशंस पर सभी लोग वापस लौटेंगे, लेकिन गलवान में पीएलए ने एक रिक्वेस्ट पेश करी। पीएलए ने कहा कि हमें देर हो गई है, टेम्परेरी टेंट अभी लगाए रहने दें। भारतीय पक्ष ने कहा कि हम इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन यह मंजूरी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि इसको हम कंसीडर करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन पीएलए ने इसे मंजूरी मान लिया और अगली सुबह टेंट वहीं पर खड़े थे। आर्मी हेडक्वार्टर ने इस पर आपत्ति दर्ज की। नदर्न कमांड का आकलन यह था कि इलाका फ्लड प्रोन है, टेंट बहुत समय तक नहीं टिकेंगे, खुद ही हट जाएंगे, और यह एक स्ट्रेटेजिक मिस रीडिंग थी जो कि पूर्वी कमांड के द्वारा की गई। अब पीएलए टेंट नहीं, वास्तव में कर क्या रहा था, वह अपनी प्रेजेंस को नॉर्मलाइज कर रहा था, और यह मई 2020 की बात है। इसके बाद आता है जून का महीना, जून 2020 की बात होती है।
15 जून की शाम की बात है, स्टेटस को लागू कराने के लिए कमांडिंग ऑफिसर खुद पेट्रोल लीड कर रहे थे। पीएलए पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जो हुआ वह आधुनिक युद्ध के नियमों से बिल्कुल बाहर था। याद कीजिएगा, आपने इस चीज को बहुत बार न्यूज में पढ़ा भी होगा, कोई फायर आर्म्स नहीं चलाए गए, लेकिन जो डंडे थे उन पर नेल्स लगाए हुए थे, डार्कनेस थी, टेराइन का डिसएडवांटेज था। और पीएलए की तरफ से अगर हम देखें तो उनके पास बहुत बेहतर कनेक्टिविटी थी, तेज रीइंफोर्समेंट था, उनके सपोर्ट के लिए लोग आ रहे थे और प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी थी उनकी। नतीजा क्या हुआ? 20 भारतीय सैनिक शहीद होते हैं। चीन ने कैजुअलिटीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। उस रात एलएसी पर फायरिंग प्रोटोकॉल नैतिक रूप से तो टूट चुका था, लेकिन कागज पर अभी भी फायरिंग प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा था। गलवान के बाद सेना का जो सीधा सवाल था कि अगर जान पर बन आए तो किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमें काम करना है, क्या हम फायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चाइना स्टडी ग्रुप में सेना ने तर्क दिया कि पीएलए नॉन टैक्टिकल फॉर्मेशंस के साथ आगे बढ़ती है, फायर न करने का फायदा उठाती है और ह्यूमन वेव से जो पोस्ट होती हैं उनको ओवररन करने का प्रयास करती है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की अगर हम बात करें, भारत के राजनीतिक नेतृत्व की बात करें, तो वह बहुत सतर्क था, क्योंकि भारत को यह एहसास था कि इसमें एस्केलेशन का रिस्क है। ग्लोबल ऑप्टिक्स की भी चिंता थी और साथ ही साथ न्यूक्लियर शैडो तो था ही था। अंततः अंतिम निर्णय यह हुआ कि फायर केवल आत्मरक्षा के लिए ही किए जाएंगे। वही टुकड़ी फायर करेगी जिस पर सीधा हमला किया गया हो, और यह कोई फ्री हैंड नहीं था, यह वास्तव में एक कंडीशनल ऑटोनॉमी थी जो गलवान के बाद सेना को दी गई थी। महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो 29-30 अगस्त को जो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड किया गया, वह गलवान के बाद से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि रिस्ट्रेंट अलोन कैन नॉट डिटरेंस। वास्तव में 29-30 अगस्त की रात में भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो पर जो साउथ बैंक है जो पेंगोंग त्सो की, उस पर स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर कब्जा कर लिया और पीएलए पूरी तरीके से सरप्राइज हुआ। पहली बार टैक्टिकल डिसएडवांटेज चीन का था और ऑब्जर्वेशन और आर्टिलरी एडवांटेज जो है वह भारत के पास था, और यहीं से शक्ति संतुलन पलट जाता है। इसके बाद आती है 31 अगस्त की रात, जब 31 अगस्त की रात पीएलए के टैंक्स आगे बढ़ने लगे, दोनों टैंक्स आमने सामने आ गए। नदन कमांड का संदेश था कि डिस्टेंस कम हो रही है, आर्टिलरी रेडी है, फायर की परमिशन चाहिए, और यही वो अंश है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है। तो आर्मी चीफ पहले से बाउंड थे कि उनसे कहा गया था कि नो फायर टिल क्लियर्ड फ्रॉम द टॉप, यानी कि जब तक ऊपर से आदेश ना आए आप फायर नहीं करेंगे। कॉल्स उन्होंने किए, डिफेंस मिनिस्टर को किए, एनएसए को किए, सीडीएस को किए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स को किए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। रात 10:30 बजे डिफेंस मिनिस्टर का रिप्लाई आता है कि जो उचित समझो वो करो। आर्मी चीफ ने फैसला किया, क्योंकि यहां पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था, तो सब कुछ आर्मी चीफ को डिसाइड करना था। और यहीं पर नरवणे साहब कहते हैं कि हमें बहुत ही समस्या हुई, एक गर्म आलू मेरे हाथ में दे दिया गया और मुझे कहा गया आप क्या करना है आप डिसाइड करो। मुद्दा यह था कि उन्होंने यह डिसाइड किया कि फायर शॉट नहीं करेंगे। इंडियन टैंक्स को उन्होंने फॉरवर्ड आगे बढ़ने का आदेश दिया और कहा कि उनको पीएलए की तरफ मुंह करके खड़ा कीजिए। गन्स लॉक थी पीएलए के आर्मर की तरफ। नतीजा क्या हुआ? पीएलए वहीं पर रुक गया, एक भी गोली नहीं चली, लेकिन एक बड़ा युद्ध टल गया। यह फ्री हैंड तो नहीं था, यह एक्सट्रीम एम्बिग्विटी थी, जहां पर जजमेंट सेना के तत्कालीन प्रमुख ने लिया था। यह है पूरा मुद्दा। शुरुआती महीनों में इस संदर्भ में जब मीटिंग हुआ करती थी, वह भी ध्यान से समझिएगा कितना फॉर्मल लैकिंग था। मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी, यह प्रिंसिपल्ड अंडरस्टैंडिंग के बेस पर चल रही थी। नतीजा अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाले जा रहे थे, जो बाइंडिंग रिकॉर्ड्स थे उनका अभाव था, और चीन ने इस एम्बिग्विटी का पूरा फायदा उठाया। जनवरी 2021 के बाद फॉर्मल एमओएम्स शुरू किए गए हैं इंडिया चाइना के बीच में। अब आप समझिए कि कितनी एम्बिग्विटी थी सेना के लिए भी और कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए भी। यहां पर यह तो एक मुद्दा है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो आता है वो अग्निपथ स्कीम को लेकर के आता है। अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो विवाद है उसमें सरकार हमेशा से यह कहती रही है कि अग्निपथ स्कीम की डिमांड सेनाओं के द्वारा की गई थी और तीनों सेनाओं की सहमति से यह योजना लाई गई थी। लेकिन
किताब यह कहती है कि आइडिया सेना का था, लेकिन इसका डिजाइन पीएमओ ने किया था। और यह पॉलिसी डिबेट नहीं है, यह एक प्रकार से अगर आप ध्यान देंगे तो सिविल मिलिट्री ट्रस्ट पर क्वेश्चन उठाता है, और इसीलिए यह मुद्दा बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो सच क्या है? अगर हम सही बात करें तो टैक्टिकल लेवल्स पर ऑटोनॉमी थी, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल राजनीतिक नेतृत्व के पास था, लेकिन क्लियरिटी कहीं नहीं थी। यह किसी एक व्यक्ति की विफलता नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह हमारे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में बने सिस्टमेटिक ग्रे जोन का परिणाम है। किताब पर बवाल क्यों हो रहा है फिर? तो देखिए, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी वास्तव में किसी को दोषी ठहराने की किताब नहीं है। यह दिखाती है कि भारत ने युद्ध टाला और यह भारत की सफलता थी, लेकिन एम्बिग्विटी की भारी कीमत पर टाला। और अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को आईना दिखाकर यह किताब हमारे शासक वर्ग को असहज करती है, और इसीलिए इस पर इतना विवाद है। तो यह किताब एक बड़ा सवाल छोड़कर चली जाती है, और सवाल यह है कि अगर अगली बार ऐसा कोई संकट आएगा तो क्या हम फिर वही एम्बिग्विटी की कीमत चुकाएंगे? जवाब अभी भी लंबित है, और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भी कमेंट करके बताइए कि इस पूरे डिबेट में और इस पूरे बुक के रेफरेंस में आपके क्या थॉट्स हैं। क्या आप मानते हैं कि सेना अध्यक्ष के द्वारा कहे गए बात वैलिड हैं और इन पर काम किया जाना चाहिए, या आप सरकार के पक्ष से सहमत हैं और आपको लगता है कि सरकार ने फ्री हैंड देने के लिए यह डिसीजन लिया था? अपने विचार कमेंट करके अवश्य साझा कीजिएगा। एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इससे आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। वे बच्चे जो 2026 में प्री देने वाले हैं, यूपीएससी का प्री जो होने वाला है, अगर 2026 में आप दे रहे हैं तो आपके लिए हमारे यहाँ सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है, जिस बैच में आपको पूरे कोर्स का रिवीजन बहुत ही फास्ट पेस के साथ स्टडी मटेरियल, नोट्स, अपडेटेड टेस्ट सीरीज और अपडेटेड नोट्स के साथ कराया जा रहा है। जल्द से जल्द आप इसे ज्वाइन कर रहे हैं, 7 फरवरी से पहले आप इसे ज्वाइन कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर ढंग से हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। दूसरा, वे बच्चे जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच है, जो कि 7 फरवरी को ही लॉन्च हो रहा है। यह हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। इसमें आपको बुक्स का सेट, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस सब कुछ दिया जाएगा, और डिटेल में आप इसकी जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और साथ ही साथ हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। आप जब भी हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेने जाएं तो ध्यान रखिएगा, पीके लाइव कोड लगाइएगा। वहां पर कोड पूछा जाता है, आप अगर पीके लाइव कोड लगाते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू के हर एक कोर्स पर, कोई भी कोर्स आप हमारे यहाँ से लेते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होता है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।